मैं उसकी हिस्ट्री में भी जा रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी है गंगा की, जो आज हम देखते हैं, इस ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बन गया, ये ज्योग्राफी की कल्चरल हिस्ट्री क्या है। तो इस समय जिसको हम ब्रजघाट कहते हैं वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, गढ़मुक्तेश्वर तो अंदर है कहीं। वो गढ़मुक्तेश्वर के नाम पे फेमस हो गया क्योंकि दिल्ली वालों को वहाँ पार्किंग मिल जाती है। दिल्ली एक रिपोर्ट थी अभी, बिहार में ही क्लाउड बस्ट, बिजली गिरने की घटनाएं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसका कारण यह है कि उस जगह पर गर्माहट बढ़ी है। उस गर्माहट बढ़ने का कारण यह है कि वहाँ कंक्रीटाइजेशन एक साथ हुआ है, तो बारिश का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। बहुत जगहों पर हमने नदी के घर में जाकर अपना घर बना लिया। फिर जब कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो हमने कहा कि नदी हमारे घर में घुस आई। चंबल के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि चंबल शायद साउथ एशिया की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है। और चंबल के बारे में बात किए जाने की लगातार ज़रूरत है, क्योंकि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो वास्तव में आज की डेट में गंगा को बचाती है। तो जिस नदी के का पीढ़ियों से उन्होंने खाया था, जिस नदी के किनारे वेद रचे थे, उस नदी को थैंक यू कहने के लिए उन्होंने उसे यहाँ गढ़ा। और उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना दो नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, तीसरी नदी गुप्त रूप से बह रही है। जो इसरो है, जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, सैटेलाइट एजेंसियाँ, उस सैटेलाइट में कहीं भी सरस्वती के बहने का जिक्र इलाहाबाद में नहीं है। वो आपको पूरा हरियाणा राजस्थान बेल्ट दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ एक नदी जा रही है, बह रही है। वहाँ इलाहाबाद नहीं है कहीं भी, लेकिन वो लोक में है। अखाड़ों की स्थापना एक तरह से कोई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं हुई थी। आपको इससे सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे कि अखाड़ों ने मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा है। शंकराचार्य जी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए दोनों तरह से काम किया जी, कि आप शस्त्र से माने या शास्त्र से माने। हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को, हमारी नदियों को, जंगलों को कितना जानते हैं, उतना ही जितना हमारी कोर्स की किताबों ने या थोड़ा बहुत हमने किस्से कहानियों में कहीं से सुना होगा। लेकिन अगर हमारी दुनिया को, हमारी संस्कृति को विस्तार से और ज़्यादा जानना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है किताबें पढ़ना। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज दैनिक जागरण हिंदी हम चैनल के बातें किताबें सेगमेंट में मैं ऐसी ही एक किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग गंगा माता, जिसे हम कहते हैं, उस गंगा माता की बात करेगी। वो गंगा मैया, नदियां, पर्यावरण जिसकी हम चिंता में घुरे जा रहे हैं और चिंता में घुरते हुए उसमें प्लास्टिक भी साथ में घुरे चले जा रहे हैं। उस गंगा की कहानी, गंगा पथ की कहानी। आज मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है विहंगम, गंगा पथ के भगीरथ आख्यान। और इसके लेखक हैं अभय मिश्र जी, जो कि पत्रकार हैं, नदी किनारे विचरते हैं, नदियों की कहानी का ताना बाना बुनते हैं और कहते हैं कि जो चीज़ें पत्रकारिता में, खबर में वो नहीं बता पाते, उन कहानियों को वो इन किताबों के माध्यम से हमारे साथ लेके आते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये आप रीवा के रहने वाले हैं और नदियों का जो ये प्रेम है, ये कहाँ से, बचपन से उत्पन्न हुआ कि ये बाद में धीरे धीरे काम करने के साथ हुआ है? आप बचपन से कहिए कि नर्मदा जी से, नर्मदा माई से लगाव रहा जी। बचपन होशंगाबाद में बीता और स्कूल के दौरान जैसे होशंगाबाद के सरकारी स्कूल के सारे बच्चे करते हैं, वैसे ही हम भी, कि रोज़ सुबह या शाम को नर्मदा जी नहाने चले गए। तो नदियों के साथ एक जुड़ाव वो बना रहा। जब पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता में आने के बाद ध्यान गंगा की तरफ गया। कुछ एक छोटी छोटी घटनाएं हुई जिसने गंगा की तरफ धकेला। अक्सर हम विषय को चुनते हैं, यूँ कह लीजिए विषय ने शायद मुझे चुन लिया जी। तो मैं गंगा की कहानी सुनने समझने की कोशिश करने लगा। अच्छा, इस किताब से पहले एक आपकी और किताब आई है, वो मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं सवाल आपसे ही, दर दर गंगे जी, वो भी गंगा के ऊपर है। तो दोनों किताबों के बीच में हम क्या फ़र्क समझें, विहंगम में और दर दर गंगे में? दर दर गंगे एक तरह से उसको आप फिक्शनल ट्रेवलॉग कह सकते हैं जी। दर दर गंगे में गंगोत्री से शुरू होकर वो गंगा सागर तक जाती है। और हमने क्या किया कि मैंने और मेरे साथी पंकज ने उन कहानियों में हमने 35 शहरों को छांटा और 35 शहरों की 35 कहानियाँ लिख दी।
तो जब आप बनारस पढ़ेंगे तो वो अपने आप में एक कहानी है, और जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो वो गंगा यात्रा है जी। तो हर शहर अपनी गंगा को अपने ही तरीके से देखता है। कानपुर के लिए वो रेवेन्यू मॉडल है, बनारस के लिए आस्था का चरम है, और हर शहर को गंगा को देखने का तरीका अलग है। तो दर दर गंगे ये बताती है कि हर दर पर गंगा अलग है, और गंगा की कहानी जो है दर के हिसाब से बदल जाती है, और कई जगह वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर भी हो जाती है। तो बहुत सारे उसके अर्थ उसमें निकल के आते हैं। मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरा पहला परसेप्शन ये था कि ये जो है डेटा बेस्ड एक किताब होगी जहाँ पर कि रिसर्च के काम की, लेकिन ये पढ़ना पहले पन्ने के बाद से ही जुड़ता चला गया, जैसे आप किसी भी कहानी उपन्यास से जुड़ते हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से उस वास्तविकता को, और ये कहानी मतलब फिक्शनल कहानी नहीं, ये वास्तविक कहानियां हैं जिसको अभय जी ने वहाँ जाकर लोगों से बात करके उसको जीने के बाद लिखा। तो इसमें इतिहास, वर्तमान, सारी चीज़ों की कहानियाँ आती हैं, बहुत रुचिकर कहानियाँ हैं। इसके नाम पे आता हूँ सबसे पहले, विहंगम। तो जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी वो है बर्ड व्यू इसके लिए, इवन सुंदर दृश्य के लिए भी बात करते हैं कि विहंगम दृश्य है जो कि यहाँ दिख भी रहा है कवर के ऊपर। लेकिन विहंगम के साथ ये है कि आप बहुत दूर तक एक ब्रॉडर व्यू आपको मिलता है, लेकिन जो डिटेलिंग है वो मिस होती है क्योंकि आप नज़दीक नहीं हैं उसके। तो आपने जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे तो डिटेलिंग नज़र आती है तो जब वो डिटेलिंग नज़र आती है तो फिर इसका नाम विहंगम क्यों है? ये अच्छा सवाल है। हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैंने गंगा को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, दर दर गंगे, और उसके बाद एक लंबा अरसा रहा, तो तकरीबन 4 बार गंगा यात्रा करने का मौका मिला, पूरा गौमुख से गंगा सागर तक, और बीच बीच में मुख्य शहरों में लगातार जाना होता रहा। तो करीब करीब हर सीजन में नदी को देखा है, और हर सीजन में नदी बहुत अलग तरह से बिहेव करती है। जैसे इसमें हमने जो गंगा नहर है हरिद्वार की, उसके बारे में बताया है कि जब वो सफाई होती है, खाली होती है, तब उसकी क्या स्थिति होती है। तो मुझे लगा कि जब मैं बता रहा हूँ गंगा के बारे में, विहंगम का उद्देश्य यह है कि मैं उसकी हिस्ट्री में भी जा रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज्योग्राफी है गंगा की, जो आज हम देखते हैं, इस ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बन गया, ये ज्योग्राफी की कल्चरल हिस्ट्री क्या है, क्यों इसी जगह पर नहर निकली, क्यों इसी जगह पर कोई खास कम्युनिटी आकर बस गई, ये घटनाएं घटी तो यहीं पर क्यों घटी, नदी कैसे मूव की, क्या कारण था कि लोगों ने जो है अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, गांव की लड़ाइयाँ लड़ी, तो कैसे वो बदलाव आता गया। तो बिल्कुल एक ऊपर से देखने में सब कुछ संभाल लेने की कोशिश में वो विहंगम आया नाम जी। और पर वो सच है कि इसमें सारी बातें तब भी नहीं आ पाई, इतना सारा वो लिखना था। और नॉन फिक्शन लिखने वालों के साथ एक समस्या रहती है कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च में घुसे रहते हैं, और इसलिए जो है बस हाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी कह सकते हैं, पर बस मुझे विहंगम अच्छा लगा कि शायद ये थोड़ा सा समझा पाएगा मेरी बात को। मैं गंगा को कैसे दिखाना चाहता हूं। आपके जवाब के बाद जब मैं इसको सोच रहा हूँ तो दोनों चीज़ें हैं। जब आप जो आपने दरदर गंगे का एग्जांपल लिया था, चैप्टर बाय चैप्टर जाते हैं तो आपको वो डिटेलिंग आती है, और जब आप पूरी किताब को देखते हैं तो एक ब्रॉडर आपको ओवरव्यू नज़र आता है कि गंगोत्री से गंगा पथ की जो यात्रा है उसकी क्या कहानी है। अच्छा, इसमें कई प्रश्न मेरे मन में उठे। एक भूमिका में ही आपने लिखा था एक जगह पर कि नदी का बदलना संस्कृतियों को बदल देता है। तो इसके उदाहरण में, चूंकि पिछली किताब भी है इसमें, तो एक बहुत स्पेसिफिकली आपने एक पथ पर बात की है, उसको आप कैसे, मतलब कुछ उदाहरणों के साथ अगर आप दर्शकों के लिए डिफाइन कर सकें। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि नदी जब बहती है, बहुत बार थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकल लग सकती है बात, लेकिन नदी में बहाव कैसा है वो आपके समाज को दिखाता है। जैसे कहते हैं कि आपके समाज में महिलाओं की उनको कितना सम्मान प्राप्त है, इससे वो समाज का स्तर नज़र आता है। नदी के मामले में बिल्कुल वैसा ही होता है। नदी जब उत्तराखंड में निकलती है उसमें मूवमेंट है, उसमें करंट है, वो फास्ट है। वहाँ पर वो माँ की तरह नहीं पूजी जाती, वहाँ पर वो बेटी ही मानी जाती है, और उसको लेकर उसी तरह के उनके फोक हैं। जब थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको उस गंगा के तट पर आपको साहित्य रचना नज़र आती है। पानी है, बहाव है, गहराई बहुत है,
और जैसे जैसे वो उथली होती है, पॉल्यूटेड होती है, कानपुर और उसके आगे आती है, वहाँ का समाज थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी अक्खड़ता नज़र आती है उसमें। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब झारखंड बॉर्डर पे पहुँचते हैं या गहराई दोबारा प्राप्त करती है, वहाँ का आदिवासी समाज अलग दिखता है। ऐसी बंगाल में जाकर के स्थिति एकदम अलग बनती है, चेंज होती है। तो नदी का बदलना संस्कृतियों को बदल देता है। उस लिहाज में ऐसी इसमें कुछ कहानी है, जैसे एक गढ़मुक्तेश्वर का एग्जाम्पल है इसमें कि कैसे एक व्यक्ति जो बार बार उजाड़ा गया है, एक समाज जो बार बार उजाड़ा गया है, और गंगा है कि उस समाज को छोड़ती नहीं है। और उसकी रिसर्च में मैं गया था काफ़ी। एक जगह से जो मूड़ा बुनने वाले हैं उनकी उस कम्युनिटी को हटाया गया, तो जहाँ पर इंडो चाइना वार के समय जहाँ उनको बसाया गया, गंगा वहाँ बहने लगी कुछ सालों बाद। वहाँ से फिर हटा के उनको दूसरी जगह बसाया गया, तो गंगा फिर अब वहाँ बहने लगी। तो इस समय जिसको हम ब्रजघाट कहते हैं वो गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, गढ़मुक्तेश्वर तो अंदर है कहीं। वो गढ़मुक्तेश्वर के नाम पे फेमस हो गया क्योंकि दिल्ली वालों को वहाँ पार्किंग मिल जाती है, दिल्ली सैटरडे संडे के हिसाब से पहुंच जाते हैं, तो वो है। लेकिन जो समाज है वो अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया है, उसको समझ में आ रहा है कि यदि मैं सेफ्रॉन पहनकर थोड़ा मंत्र पढ़ सकता हूँ, कुछ संकल्प ले सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जो दिल्ली से आ रहा है वो जल्दी में है, उसको फटाफट अपना रिचुअल करा कर आगे जाना है। तो ये जो टकराव है, ऐसे बहुत सारे टकराव अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, और नदी का बदलना कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि आपका समाज बदल रहा है थोड़ा सा। पर नदी बदल रही है कि लोगों की वजह से नदी बदल रही है? जब उथलेपन की बात जहाँ आती है या कानपुर की बात आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसने नदी को पॉल्यूटेड किया है जी। तो नदी चेंज कर रही है या हम नदी के नेचर को चेंज कर रहे हैं? दोनों चीजें। पिछले 200 सालों में आप देखेंगे तो नदी का समाज पर प्रभाव और समाज का नदी पर प्रभाव दोनों हुआ है। नदी चूंकि एक पूरी तरह से प्राकृतिक चीज है और हम मानते हैं कि उसने सिर्फ दिया है, उसने आपसे लिया नहीं है। वो दिया है, उसके देने की अपनी एक क्षमता है, हमने लेने की थोड़ी सी हद मचा दी है। तो ये दोनों के रिलेशंस को आप देखेंगे तो वो समझ में आता है कि हमने उसके साथ जो व्यवहार किया है, जो जैसे बहुत से एरियो में एक रिपोर्ट थी अभी बिहार में ही, क्लाउड बस्ट, बिजली गिरने की घटनाएं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। उसका कारण यह है कि उस जगह पर गर्माहट बढ़ी है। उस गर्माहट बढ़ने का कारण यह है कि वहाँ कंक्रीटाइजेशन एक साथ हुआ है, तो बारिश का पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो वो जो झड़ी लगती थी 7-8 दिन वाली, 10 दिन वाली झड़ी लगना, वो अब बंद हो गई है। अब 2 घंटे की बारिश हो गई है। तो इसका असर सब जगह आता है। 2013 के उत्तरकाशी में जो बाढ़ आई थी, उसमें हमने देखा था कि जो घर टूटे थे, उन घरों के नीचे पिछली बाढ़ के निशान थे कि ये नदी का इलाका है। तो बहुत जगहों पर हमने नदी के घर में जाकर अपना घर बना लिया। फिर जब कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो हमने कहा कि नदी हमारे घर में घुस आई, जबकि हम पहले उसके घर में घुसे थे। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो किताब में नदी जो है एक नदी ही नहीं है, एक सांस्कृतिक प्राणी की तरह नजर आती है। मानवीकरण, जैसा अभय जी कह रहे थे कि कहीं पे बेटी की तरह नजर आती है, मानवीकरण नदी का दिखता है। और फिर उस इमोशन को जो है, मैं एक पाठक के तौर पे नदी के इमोशन को भी आपकी किताब के माध्यम से समझ पा रहा था। अच्छा, इसमें सहायक नहरों का भी जिक्र हुआ है, तो एक पूरा ये रिसर्च है जिसके बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो आपने उस टॉपिक को छुआ यहाँ पर। ऐसे कई चीज़ें निकली हैं क्या जो कि आपको लगा हो रिसर्च के दौरान ये चौंकाने वाली कोई फैक्ट्स निकल के आए हों सहायक नहरों की जब आप बात करते हैं? बिल्कुल, मतलब आप यूपी के करीब 10 जिलों को आप देखेंगे तो कर्नल काटले की कहानी ने इसमें कहने की कोशिश की है। और काटले ने कैसे नहरों को डिजाइन किया था, उनके ऊपर कैसे प्रेशर था कि नहरों का आकार बड़ा रखा जाए और ताकि जहां जा सकें, ताकि जो हम गढ़वाल से, कुमाऊं से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लूट रही है उसको किसी तरह कोलकाता पोर्ट तक पहुंचाएं जी, और कोलकाता पोर्ट पर पहुंचा के फिर वहां से वो आगे जा सके। लेकिन काटले ने उसको नहरों को सिंचाई के लिहाज से जो है डेवलप किया। तो जब आप जाते हैं तो बहुत से चौंकाने वाली चीज़ें आती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब काटले नहर बना रहे थे तो मच्छरों का बहुत प्रकोप था, बहुत दिक्कतें थी, जंगली जानवर थे। जो बिजनौर उसके सराउंडिंग का एरिया दलदली क्षेत्र है, तो इन्होंने लोग यहाँ आए जाए नहीं उसके लिए क्या किया कि
शेर के स्टेचू लगा दिए। वो एक इंडिकेशन था कि ये जंगली जानवरों का इलाका है। तो जो भारतीय जनमानस है उसका मूवमेंट वहां से बढ़ गया। उसने सोचा कि यहाँ शेर लगा है, ये देवी जी का शेर है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। तो उनका वो इसलिए लगाया था कि लोग यहाँ ना आए, जबकि उसके आने से वो भय अंदर से निकल गया कि अच्छा जो है यहाँ अब रक्षा होगी, अब रक्षा होगी हमारी। तो जो है जनमानस बहुत अलग तरह से चलता है, सत्ता बहुत अलग तरह से चलती है। और कानपुर की कहानी है। एक चौंकाने वाली बात जो मुझे, मैं कई बार कोट करता हूँ, जो लगती है कि नदियों को लेकर जो चंबल के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि चंबल शायद साउथ एशिया की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है। और चंबल के बारे में बात किए जाने की लगातार ज़रूरत है, क्योंकि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जो वास्तव में आज की डेट में गंगा को बचाती है। और अदरवाइज़ हमने गंगा को टेक्निकली कानपुर में ही ख़त्म कर दिया है। कानपुर के बाद वो किसी तरह इलाहाबाद पहुंचती है, और इलाहाबाद में जो गंगा रिवाइव करती है, यमुना का पानी गंगा में मिलता है। पर यमुना को तो हमने दिल्ली में ही मार दिया है। तो चंबल जो है हमीरपुर के पास पहले यमुना को बचाती है, फिर यमुना के रूप में वो आगे बढ़कर इलाहाबाद पहुंचती है और गंगा को बचाती है। ये मध्य प्रदेश की नदियाँ चंबल, केन, बेतवा का पानी होता है। और उसके बाद यही पानी आगे बढ़ के बनारस पहुँचता है। तो बनारस में जो आप आस्था की लगातार डुबकियां लगाते हैं, वो वास्तव में चंबल के पानी में लगाते हैं, उसमें गंगा जल नहीं होता है। तो ये कमाल की बात है, ये मेरे लिए एकदम नई सूचना है। तो नदियां जो है वो नदियों के साथ हैं। अच्छा, इसमें धर्म, व्यापार, आंदोलन, तीनों चीजें बहुत आई हैं, और आपने छोड़ा किसी को नहीं है। आपने मतलब उसमें सबको जो है बराबर जो है हाका है उनके साथ, जिन्होंने जो भी किया। मैं वन बाय वन एक पे चल रहा हूँ। धर्म की बात, कमरी सेमवाल का इसमें एक कैरेक्टर है जिनकी आपने कहानी बताई है। उनके जो ये मैं नदी की संस्कृति समझने के लिए मैं उनकी कहानी को समझना चाह रहा हूँ। मैं उसमें आपने मेंशन किया कि शास्त्रार्थ 18वीं शताब्दी में शास्त्रार्थ के माध्यम से उनके पूर्वज आए और फिर वो लोग वहाँ बस गए। मैं मिथिला से आता हूँ। हमारे यहाँ के बहुत से लोग राजगुरु हैं, अलग मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में हैं। उनके बारे में भी सुनता हूँ कि बनारस में कभी शास्त्रार्थ हुआ तो किसी ने बनारस के वहाँ से। नदियों के किनारे क्या शास्त्रार्थ की परंपरा रही है? क्योंकि ये दो जगह पे, मुझे ये पता नहीं कि दो ही बार ऐसा, दो ही जगह पे होता था या ये बहुत जगह होता था। देखिए, शास्त्रार्थ की परंपरा तो निश्चित रूप से रही है। इसके सबसे, लेकिन नदी के किनारे, क्योंकि हर बार ये सुनने बनारस ऐसे ही स्थान आए, बनारस की बात होती है, यहाँ पर जो है आपने बात की। इसके बाद मे बी साउथ में भी हो, मुझे साउथ की जानकारी नहीं है। तो मैं नदी के साथ इस चीज को जोड़ना चाह रहा हूँ कि क्या नदी का रोल है वहां पर धार्मिक आस्था का केंद्र होने की वजह से? उसका देखिए, उसका नदी के किनारे का सबसे बड़ा उदाहरण आपका प्रयागराज है जी। लेकिन शास्त्रार्थ नदियों के किनारे और लगातार होने के सबसे ज्यादा और सबसे बड़े रेफरेंस आपके क्षेत्र मिथिला से ही मिलते हैं। एक तरह से जो राजा जनक का जो इलाका है, आप सारी शास्त्रार्थ की कहानियां राजा जनक से जुड़ती हैं, वहाँ से वो शुरू होता है। तो अष्टावक्र की कहानी लीजिए या कोई भी लीजिए, वो इलाका बताता है कि ये शास्त्रार्थ से एक तरह से लोकतंत्र, सही मायने में लोकतंत्र यदि कहीं फूट रहा था तो वो उस इलाके में फूट रहा था, जिसमें बहस थी और एक तरह से चुनौती देकर लोग तर्क पे बात करते थे। अब जब इधर गंगा के मैदान में आते हैं तो इलाहाबाद, प्रयागराज जो है वो एक ऐसा मैदान है जहाँ पर दो नदियाँ मिल रही हैं, और दो नदियाँ मिल रही हैं और मैदान है काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पर शास्त्रार्थ के बहुत सारे रेफरेंस हैं जो हेनसांग ने दिए हैं। तो हेनसांग जिस मेले की बात करते हैं वो कालांतर में कुंभ मेला बन गया। पहले वो 5 साल में होता था, जिसमें कहते हैं कि राजा हर्ष अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। तो हेनसांग ने उस पर विस्तार से लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, हेनसांग ने इतना कुछ लिखा, उन्होंने कहीं भी कुंभ का जिक्र नहीं किया। यदि उन्होंने शंकराचार्य का जिक्र नहीं किया हेनसांग ने। यदि कुंभ में ये सारी चीजें, मतलब आप आंख मूंदना चाहें तो मूंद लीजिए। मिडिवल पीरियड में, मुगल काल में भी कुंभ का सबसे ज्यादा जिक्र हरिद्वार कुंभ का आता है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि यदि कुंभ था सभी जगहों पर, चारों जगहों पर, तो जो पावरफुल कुंभ था वो हरिद्वार था मुगल पीरियड में भी। इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये बाद में डेवलप हुआ।
धीरे धीरे डेवलप हुआ। ऐसे रेफरेंस भी मिलते हैं कि जो सुकुर क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वह सिंधु नदी वाला, जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक सिंधु दर्शन परंपरा शुरू की थी। वो उसी की उसकी जड़ें वहीं पर थी। तो वहाँ से जो भी नरेशन है, तो कुंभ कैसे डेवलप हुआ होगा, ये इसको जो शास्त्रार्थ वाली बात हम कर रहे हैं, सरस्वती नदी की कहानी, सरस्वती नदी के फैक्ट इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। जब कभी सरस्वती नदी रही होगी, वो वैदिक नदी थी, उसका सबसे ज़्यादा जिक्र है वेदों में, पुराणों में। उसके किनारे यज्ञ किए जाते रहे होंगे, उसके किनारे वेद लिखे गए होंगे, इससे किसी को इनकार नहीं है। सरस्वती का मूवमेंट बताता है कि कैसे कुंभ धीरे धीरे अपने आकार में आया होगा। अभी हमने इस बार देखा कुंभ की सफलता के बहुत बड़े आंकड़े हैं, और तकरीबन यदि उन दावों पे गौर करें तो आधा भारत कुंभ में पहुंच गया। वो ठीक है, हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन कुंभ ने आकार लिया होगा। सरस्वती के सूखने की कहानी बताती है। दो रेफरेंस मिलते हैं। महाभारत इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो बलराम और कृष्ण के बीच में विवाद हुआ। बलराम ने कहा कि मेरा घनिष्ठता तो दोनों ही परिवारों से है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। वो चले गए यात्रा पर। कहा जाता है कि वो तीर्थ यात्रा पे गए। वो जो तीर्थ यात्रा पे गए, उस यात्रा को कहते हैं उत्सर्पणी यात्रा। उत्सर्पणी यात्रा मतलब वो सांप के तरफ, पूंछ से मुंह की तरफ बढ़ने वाला एक इस तरह से यात्रा था, मूवमेंट वो। लेकिन जब युद्ध के आखिरी दिन, एक दिन पहले, जब उन्हें सूचना मिलती है कि उनके दोनों शिष्य भीम और दुर्योधन गदा युद्ध करने वाले हैं, तो वो उस युद्ध को देखने के लिए लौट आते हैं। इस आधार पर जो है कुछ विद्वान मानते हैं कि वो हिमालय नहीं गए थे, वो सरस्वती के किनारों पे थे, लेकिन हरियाणा में कहीं आसपास थे, और इसीलिए वो आ पाए और उन्होंने वो जो है गदा युद्ध में वो शामिल हुए। वो जो किनारों में वो जो यात्राओं का वर्णन है, वो बताता है कि नदी कहीं ना कहीं सूख रही थी। तो नदी सूखी तो नदी को इतने समय से पोसने वाला, नदी के किनारे बसने वाला समाज माइग्रेट होने पर मजबूर हुआ होगा। जब वो विस्थापित हुआ तो वो चारों तरफ विस्थापित हुआ। वो पहाड़ पर भी गया, वो बंगाल भी गया, वो हर तरफ गया। ज्यादातर वो पश्चिम की तरफ बढ़े। जब बढ़े तो सबसे पहला और बड़ा जो उनको मैदान मिला वो इलाहाबाद था, वो प्रयागराज था, जहाँ दो नदियों का संगम था और एक बड़ा मैदान था। उन मैदान में जहाँ पर साधु समाज अपना रह सकता था, शास्त्रार्थ कर सकता था, और वो एक तरह से व्यापार का भी हब था। नावें वहाँ बड़े मात्रा में बनने के जो है प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से जब वो वहाँ पहुँचे तो जिस नदी का पीढ़ियों से उन्होंने खाया था, जिस नदी के किनारे वेद रचे थे, उस नदी को थैंक यू कहने के लिए उन्होंने उसे यहाँ गढ़ा, और उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना दो नदियां यहाँ पर मिल रही हैं, तीसरी नदी गुप्त रूप से बह रही है जो सरस्वती है, और वो सरस्वती ज्ञान की देवी है। इसीलिए आपको इस समय के बाद से आपको सरस्वती नदी रूप में और सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में, दोनों रूपों में जो है इस तरह से नजर आती हैं। तो सरस्वती की मूर्ति को लेकर गंगा यमुना के संगम पे डुबकी लगाना एक तरह से वहाँ परंपरागत रूप से है। ये जो नरेशन है ये बहुत हद तक इसलिए भी ठीक लगता है कि भारत में ही कम से कम 100 जगहों पर सरस्वती होने का क्लेम है। आपको 100 ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ कहा जाएगा कि सरस्वती यहाँ गुप्त रूप से बह रही है। अब देखिए जो इसरो है, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, सैटेलाइट एजेंसियां, उस सैटेलाइट में कहीं भी सरस्वती के बहने का जिक्र इलाहाबाद में नहीं है। वो आपको पूरा हरियाणा राजस्थान बेल्ट दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ एक नदी जा रही है, बह रही है, वहाँ इलाहाबाद नहीं है कहीं भी, लेकिन वो लोक में है। और लोक में होना इतना पावरफुल होता है कि उसके आगे सारे विज्ञान, सारे तर्क और एक तरह से सारे नरेशन फेल है। वो है तो है, मतलब कोई कुछ भी कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता। इलाहाबाद में 3 नदियां हैं तो हैं है। तो वो लोक की ताकत होती है जो बताती है कि कैसे चीजें बढ़ती हैं, कैसे मूव करती हैं, उसी के बहुत बड़ी ताकत। तो संभवतः वही जो ज्ञान का कारण है, उसी की वजह से शास्त्रार्थ नदियों के किनारे हुआ होता होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो शास्त्रार्थ के प्रमाण इस तरह से बहुत वो मिले हैं, और कुंभ में जैसे मैंने हेमशांग का जिक्र किया, वो शास्त्रार्थ का रेफरेंस देते हैं उनको वो बहस को लेकर। और हमने तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा वो समझा है कि जो हर्षवर्धन की बहन थी राजराजेश्वरी, उन्होंने शास्त्रार्थ में सामाजिक विषयों को भी जोड़ा। और बाल विवाह या विधवा विवाह या इस तरह की, क्योंकि वो खुद जो है विधवा थी, और इस तरह से सामाजिक विषयों को भी उन्होंने साधु संतों के शास्त्रार्थ का हिस्सा बनाया, ताकि साधु के मुंह से निकली बात को समाज माने और एक बेहतर स्वरूप ले सके। तो ये वो भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, कुंभ में जब भी बात हो तो कुंभ के साथ अखाड़े की बात हमेशा आती है, नागा साधुओं की बात आती है। तो धर्म रक्षक हमने उनको कहा, आंदोलन हुए हैं शंकराचार्यों ने किए, इंदिरा गांधी के काल में आपकी किताब में ही जिक्र है कि साधुओं पर गोलीबारी हुई। तो अब जो दौर है, अब चूंकि इस पीरियड में जब हम पिछले 10-12 साल में देखें, हर चीज़ ग्लैमराइज हुई है, नागा साधु भी हो रहे हैं, अखाड़े भी ग्लैमराइज हो रहे हैं। शंकराचार्य पहले कहीं कहीं मीडिया में दिखते थे, अखाड़ों के प्रमुख बहुत रेयर नजर आते थे, लेकिन अब जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल से लेके हर फेस्टिवल का हिस्सा होते चले जा रहे हैं। तो इस ग्लैमराइजेशन के दौर में क्या अखाड़े उसी तरह से चिंतित हैं नदियों के लिए जिस तरह से आज से वो 200 साल पहले, 3 साल पहले हुआ करते थे? अब मुझसे अब बहुत, मैं खुले तौर पे कहूँ तो ऐसा कोई प्रमाण कभी नहीं मिलता कि अखाड़े नदियों को लेकर चिंतित रहे। अच्छा, तो अखाड़ों की चिंता के केंद्र में नदी नहीं रही। आपको ये समझना होगा कि अखाड़ों की स्थापना क्यों हुई। अखाड़ों की स्थापना एक तरह से कोई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं हुई थी। आपको ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिल जाएंगे कि अखाड़ों ने मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा है। अखाड़ों पे यदुनाथ सरकार जी ने सबसे ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने उसकी डेटिंग निकालने की कोशिश की है कि अखाड़े कब आए, कैसे कैसे आए। दावा कितना भी पुराना करते रहें वो एक अलग विषय है, लेकिन जो अखाड़े रहे, अखाड़ों ने जो सनातन धर्म के लिए किया या जो राष्ट्र के लिए किया, जो लगातार युद्धों में वो शामिल रहे, तो अखाड़ों का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे बाजार के कारण, और मैं आपको इसको इस तरह से समझिए, आप जिस भी शहर से आते हैं उस शहर में कोई एक पुराना मंदिर होगा, बिल्कुल, आप उस मंदिर का पता कर लीजिए, वो किसी न किसी अखाड़े की संपत्ति है। इससे अंदाज लगाइए कि इस देश में जितने भी पुराने मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मणि के माध्यम से कैसे करके वो किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, वो किसी न किसी अखाड़े की संपत्ति है। तो जो चिंतन है, जो शास्त्रार्थ है, जब उससे ऊपर उठ गए और अर्थ हावी हो गया और ताकत हावी हो गई, तो अखाड़े धीरे धीरे शंकराचार्य नाम की संस्था पर भी हावी हो गए। तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को बनाया, अखाड़ों को स्वरूप दिया। मैं आपको लेमैन में समझाऊं, आम आदमी की भाषा में, तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया और आपसे कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, और जो है मैं आपको शास्त्रार्थ में पराजित करूंगा, आप इसको सिद्धांत को स्वीकार कीजिए। और आप पराजित होने के बाद भी तर्क भी आप नहीं मानने को तैयार हैं, वो बदतमीजी पे उतरे हुए हैं, तो फिर ये खड़ा है लठ लेकर, ये आपको समझाएगा। शंकराचार्य जी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए दोनों तरह से काम किया जी, कि आप शस्त्र से माने या शास्त्र से माने। तो आश्रमों में दंड पेलना, आश्रमों में लाठी चलाना, ये कहीं ना कहीं वहाँ से शुरुआत हुआ। और जब शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी ने जब 4 पीठों की स्थापना की, तो अब जोग्राफिकली देखेंगे तो 3 पीठें तो समुद्र के किनारे हैं, द्वारका में दक्षिण वाली और पुरी वाली, तो तीनों की लोकेशन कहीं और नहीं हो सकती, जब से समुद्र है वैसे ही बने हुए हैं। चौथी पीठ है ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में, उसको लेकर विवाद है। बद्रीनाथ वाली पीठ जो है बीच में करीब 160-165 साल तक खाली रही। ये जो पीठ खाली रही, इसको करपात्री महाराज ने अपनी कोशिशों से भरा और इस्टेब्लिश किया समाज को एकजुट करने के लिए कि शंकराचार्य की चौथी पीठ यहाँ पर है। और इधर जो अखाड़े हैं, जो बाकी साधु समाज है, जो महामंडलेश्वर हैं और लोग हैं, एक
एक तरह से दौर चल गया, श्री श्री 1008 अलग अलग जो है ना, बाबाओं को ताकत दिखाने का जो एक तरह से हावी होता गया उनके ऊपर, वो इस संस्थाओं पे हावी हो गए। जब इनके झगड़े बाहर निकल के आने लगे तो कहीं ना कहीं आस्था पर चोट लगी और एक तरह से समाज भी थोड़ा सा इनसे दूर होता चला गया। तो ये फर्क जो है बहुत ज्यादा वैसे नजर आता है। और अभी मतलब कुछ एक अखाड़े कर बहुत अच्छा रहे हैं अपने आप में। उन्होंने बहुत से अखाड़ों ने अपने नियमों को वैसा ही बना के रखा है। उनके यहाँ नशा पर जो है पाबंदी है, उस तरह से है। और चूंकि समाज के साथ उनका सीधा इंटरेक्शन नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो नदियों को लेके समाज को प्रवचन दें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने स्वरूप को वैसे बना रखा है, वो चीज कर रखी है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि बाबा, पावर, पैसा और ये सब चीज का बहुत ज्यादा घालमेल है। और एक पिछले कुछ वर्षों में बहुत से समाजशास्त्री इसको लेकर चिंता जताते हैं। जो वामपंथ विचार है, जो कि निश्चित तौर पे सनातन के खिलाफ ही रहता है, उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कांवड़ यात्रा, मैं छोटे में देखता था कि हमारे गांव से बाबा धाम लोग जाते थे, और आपने उसमें जिक्र भी किया कि सुल्तानपुर से बाबा धाम जाना ही मूल रूप से, ये मेरे नई जानकारी थी कि अच्छा ऐसा ही सिर्फ होता था। दूसरी बार मैं कांवड़ से मेरा सीधा सामना होता है जब मैं मोदी नगर गाजियाबाद में पढ़ने गया, तो उसके बाद यहाँ से पूरी भीड़ जाती थी हरिद्वार तक। आपने इसमें एक जगह लिखा है कि इस विशालता की चिंताजनक धमक, ये इस रेफरेंस में है कि गंगा पथ पर फैली कहानियां एक नदी संस्कृति के बनने की कहानी है, और इस विशालता की चिंताजनक धमक कांवड़ की शक्ल में नजर आती है, जिससे महाकाल और अखंड राष्ट्र के नारे गड़बड़ हो गए। अब मैं इसी चीज को, जो पावर वाली बात जो आपने अखाड़े कही, ये एक साइड है उसका। दूसरा जो साइड है वो ये है कि माना जाता है, किसी समाजशास्त्री का मैं नाम भूल गया हूँ, उनका एक लेख मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा कि समाज का जो दबा हुआ तबका है, वो दबा हुआ तबका इस मौके पे अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। तो जो कांवड़ यात्रा के समय में हिंसा और ये सब होती हुई चीजें नजर आती है, उसका पार्ट है। तो आपके अनुभव से, और इस पर्टिकुलर लाइन से जिसमें कि आपने कहा महाकाल और अखंड राष्ट्र के नारे गड़बड़ होते चले गए हैं, मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहूँगा। देखिए, दो चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर हैं। पहली ये कि संस्कृति को ढोने का जो दायित्व है वो हमने, किसी भी समाज ने निचली जातियों के ऊपर डाल रखा है। वे त्योहार मनाते हैं, वे एक एक तिथि को याद रखते हैं, वे उन सारी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग, जिसको आप ओबीसी कहेंगे या एससी कहेंगे या कुछ कहेंगे, ये लोग जो मेहनत करते हैं, जो जीते हैं जीवन में, इनका श्रेय हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम लेते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी है, विविधता भरी है, हम ये करते हैं वो करते हैं। इंडिविजुअली मैंने अपने जीवन में कभी इमली का पेड़ नहीं लगाया, मेरे पिता ने नहीं लगाया, मेरे दादा ने नहीं लगाया। और उसका फ़र्क ये है कि वो इमली जो है, अब वो फ्लाइट में वो पॉलिथीन में लपेट के 2 दाने आने लगे हैं। तो हम आंख बंद किए रहते हैं, लेकिन हम श्रेय लेते हैं इस हिस्से का जो इस काम को कर रहा है। तो अब इसको आते हैं कांवड़ पर लेकर। तो राजनीतिक जो 80-90 के बाद से जो राजनीतिक चेतना जागी है, हर वर्ग को ये समझ में आ गया है कि मैं राजनीतिक रूप से सशक्त हूँ, ताकतवर हूँ, यदि मैं अपने वर्ग के साथ हूँ, भीड़ में हूँ। तो जब आप कांवड़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसमें भी आपको जातिगत सिस्टम साफ नजर आता है। अच्छा, अब वो सब एक जैसा पहने, सब एक जैसे चल रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। उसमें भी ग्रुप हैं, उसमें भी गुट हैं छोटे छोटे। और कांवड़ के साथ जाना, कांवड़ में रहना, मैं यदि उसका हिस्सा हूं जी, तो वो पुलिस व्यवस्था जो मेरे लिए गाड़ी रोक दी जा रही है, मैं जा रहा हूं कांवड़ लेकर और मेरे लिए गाड़ी रोक दी जा रही है, जगह जगह खाने का इंतजाम है, ये है वो है, और सारा सिस्टम लगा हुआ है, एक ताकत का एहसास कराता है। वो ये बताता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं अपनी क्षमता के हिसाब से, जो भी मेरी अपब्रिंगिंग है, जो भी मेरे संस्कार है, मैं उस हिसाब से या तो किसी रास्ते चलते को गाली भी दे दूंगा, या कुछ नहीं भी कहूँगा, या चुपचाप चला जाऊँगा, या कुछ उड़दंग करूँगा। ये प्रभाव वो देखने को आते हैं। राजनीतिक पार्टियों को ये ताकत समझ में आ गई कि ये जो ग्रुप जा रहा है, तो इस ग्रुप में आप देखेंगे पिछले 10-12 साल में धीरे से इसमें एक तरह से तिरंगा झंडा शामिल हो गया। कांवड़ यात्रा में तिरंगा झंडा आ गया है।
और इसमें 2-2.5 पेज की एक पूरी लिस्ट है कि कांवड़ में क्या क्या सामान लगता है, कितना बड़ा बाजार हो गया है कांवड़ का। तो वो राजनीतिक पार्टियां उसको उस तरह से यूज करना चाहती हैं, उसको एक तरह से हिंदुत्व का जो है एक उनको एक भीड़ का एक हिस्सा मिल रहा है जिसको वो पोसते हैं। उनका हो हल्ला, उनके साथ में जाना, उनका एक तरह से उस माहौल को ऐसे क्रिएट कर देना कि जो व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ नहीं है वो थोड़ा सा भय महसूस करे। वो कांवड़ियों के झुंड का होना किसी को सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाता, उसके अंदर वो डर पैदा करता है और लोग उसमें कंफर्टेबल हैं। वो ये मानते हैं कि हम शिव के गढ़ हैं और हम ऐसे ही चलेंगे, हम ऐसे रहेंगे। पर ये सिर्फ एक पक्ष है, बहुत लोग उसको आस्था से करते हैं। और हिस्टोरिकल साइड में भील परंपरा में भी कांवड़ ले जाने का जो है प्रयास रहा, पर इसके मूल में जाएंगे कांवड़ के तो वो चीज जरूर खो गई है। तो बारिश में जब 3-4 महीने बारिश हुई है तो आपके गांव की जो वाटर बॉडी है वो प्रदूषित हो गई है बारिश से। उसके तुरंत बाद सावन में जो कांवड़ हो रहा है, कांवड़ में आप जा रहे हैं, गंगा जल लोटे में लेकर अपने गांव आ रहे हैं। तो गांव में आने के बाद आप उसमें से जो गंगा जल है वो आप अपने वाटर बॉडी में डालते हैं और इसलिए डालते हैं कि अभी सारा गंगा जल सारे साल गांव के पीने के लिए होगा। और थोड़ा सा जल आप शिव जी को चढ़ाते हैं क्योंकि वो आप उनको बीज पुरुष मानते हैं इस चीज के लिए। कांवड़ का मूल उद्देश्य ये था कि गंगा जल लाकर हम इसको इस तरह से करेंगे। ये है, इसको लोग भूल गए, इस कहानी को भूल गए हैं। वो ताकत का प्रदर्शन हो गया है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई गाड़ी से चल रहा है, तो डीजे लगे हैं, बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो जिसकी जितनी बड़ी कांवड़, डाक कांवड़ है, इतने घंटे में पहुंचना है, जितने बड़े पोस्टर हैं, वो एक तरह से समाज में अपने स्थान को जल्दी से पाने की छटपटाहट है। वो डीजे का आपने जिक्र भी किया था कि वो पहाड़ों पर जब जाके वो इतनी जोर जोर से बजाते हैं डीजे, प्रकृति इसको नहीं झेल पा रही है। अच्छा, हमारे लिए नदी गंगा या कोई भी नदी सिर्फ जीवन की तो नदी है, मृत्यु की भी नदी है। दाह संस्कार होते रहे उसके किनारे, बनारस उसके लिए जाना ही जाता है। शव बहा भी दिए जाते थे, ये था जिसको कि कई बार माना गया कि ये ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब हाल के दौर में जब गंगा टूरिज्म बन गई है प्राइमरी, एक किताब से मैं 4-5 लाइनें पढ़ के फिर मैं अपने प्रश्न पे आता हूँ। बोतलें, खिलौने, मग, बाल्टी, सजावटी सामान, पूजा का सामान कुल मिलाकर तकरीबन हर रोज 5 ट्रक प्लास्टिक गंगोत्री में उतरता है और उसमें से 4 ट्रक तीर्थयात्री वापस अपने घर ले जाते हैं। बचा हुआ 1 ट्रक प्लास्टिक बहती हुई भगीरथी और इसके कस्बे में समा जाता है। इस छोटे से सीजनल कस्बे में हर रोज 1 ट्रक प्लास्टिक, यानी पूरे सीजन में मान के चलिए 200 ट्रक प्लास्टिक भगीरथी और यहाँ रहने वालों की जिंदगी में अपनी जगह बना देता है। ये सिर्फ एक जगह का जिक्र कर रहे हैं हम लोग, तो पूरे गंगा पथ पे कितना कुछ होगा। बिल्कुल, बहुत छोटा सा कस्बा है, बहुत छोटे से लोगों ने गंगोत्री को देखा होगा, वो जानते होंगे। तो उस छोटे से कस्बे में इतना सारा प्लास्टिक भरा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आप इसका करें क्या, लेकिन वो इकट्ठा होता जा रहा है, लगातार आ रहा है। तो हम लोग जो है हिंदू धर्म में हम प्रकृति उपासक हैं मूल रूप से। भगवान जो है वो सब अलग हैं, लेकिन मूल रूप से हम प्रकृति उपासक हैं, जिसमें नदी भी हमारी उपासना का वो रही, हम उनकी पूजा करते रहे। लेकिन किताब को जब मैं पढ़ता जाता हूँ तो उसमें पर्यटन आंदोलन सबको साइड बाद में उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारा धार्मिक होना ये ऐसा लग रहा है कि हमारे पर्यावरण को, सिर्फ गंगा नदी नहीं, भोजपत्र के जंगलों के समाप्त होने का जिक्र आपने किताब में किया, वो भी जो है कहीं न कहीं हमारे अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। तो क्या हमारा जो धर्म है, जिसका काम प्रकृति की रक्षा था, जिसका मूल रूप से हम प्रकृति उपासक थे, वो उपासना पद्धति ही हमारी प्रकृति को नष्ट करती चली जा रही, जिसमें नदी भी शामिल है? हाँ, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हम प्रकृति उपासक थे, हम अभी भी हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा स्वरूप बदला है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हम विश्व गुरु थे अध्यात्म के तौर पर, और ये अध्यात्म जो है ये इसकी एक तरह से मेंटेनेंस वैल्यू बहुत हाई है। अध्यात्म आपसे लगातार चिंतन की मांग करता है, अध्ययन की मांग करता है, तपस्या की मांग करता है जी।
पहले चिंतन, अध्ययन और तपस्या ये हमारे समाज में भरपूर था। तो हम इस दौर में सिरमौर थे विश्व में। बाद में इसमें धर्म का छौंका लगा, और धर्म में क्या है, धर्म की मेंटेनेंस वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। धर्म में आपको सिर्फ नारा लगाना होता है जोर से। तो झूठ बोलिए, जोर से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। इस फॉर्मेट ने अध्यात्म को दबा दिया, और एक तरह से जो ताकत गंगा हमको देती थी, उस ताकत, उस ऊर्जा के लिए और हमारे बीच में हमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ गई, जिसको आप गुरु कह लीजिए, पंडित जी कह लीजिए, या जो भी अध्यात्म के सुरमौर हैं वो कह लीजिए। वो जो आ गए दो लोगों के बीच में, गंगा और उनके बीच में, इसने एक तरह से जो वेस्टर्न की इंडस्ट्री है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि पहले लोगों को हाइपर टेंशन नहीं होता था, एंजाइटी नहीं होती थी, कुछ मेंटल टेंशन नहीं होता था, लेकिन गंगा में डुबकी से पाप मुक्ति ये इतना बड़ा मंत्र है कि इसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है, और लोग अपने मन को साफ कर लेते थे, अपने आप को समझा लेते थे और नए जीवन के लिए तैयार हो जाते थे। ये जो अध्यात्म को साइड में करके जो धर्म को हम लेकर के आए, और चीज़ें और बहुत नारों में चीज़ें चलने लगी, बहुत धीरे से बदलती है राजनीति। जय राम जी का जो संबोधन है वो जय जय श्री राम में जब कन्वर्ट हो गया, तो इसका बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, बहुत सारा एक समाज का बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है कि आपने राम के ही नाम को बोला कैसे है। और वो बताता है कि एक तरह से धर्म को लेकर, या जो हमने प्रकृति उपासक जो हम हैं उसको लेकर हमने उसकी समझ को, जैसे मैंने कहा कांवड़ का मूल अलग था, वो हम भूल कर हम बाकी चीज़ों में आ गए, और फिर रही सही कसर बाजार कर देता है। बाजार बहुत ताकतवर होता है। ये तो है। बाजार की बात पे आए तो पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय के भी हिस्से को छूते हैं। पंडे बीच में आए, और हमारी एक कॉमन धारणा है कि पंडे लुटते बहुत हैं। जब कमरी सेमवार की ही परिवार की कहानी को मैं पढ़ रहा था, और एक बार मैंने ऐसी फिल्म देखी थी, मुस्लिम समुदाय के बारे में भी थी। पूरे सीजन में एक परिवार को पूजा का मौका मिलता है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि पंडित परिवार वहाँ आए, और उसके बाद परिवार वृद्धि होती चली गई, वो पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र बनता गया। तो सब पूजा नहीं कर सकते, तो हर सीजन में एक परिवार को मौका मिलता है, और कईयों को मौका नहीं भी मिलता है। तो उनके पास देखा जाए तो कमाने का अवसर ही नहीं है, यही एक अवसर है। दूसरा अवसर है कि अपना घर छोड़ें और बाहर चले जाएं। उसकी भी हम चिंता करते हैं कि हर कोई अपना शहर छोड़कर महानगरों में आके बस गया। इनके जो बच्चे हैं ये गाइड का काम करते हैं, पर्यटकों के लिए सामान ढोते हैं, ठगते भी हैं, कस्तूरी के नाम पे क्या बेच रहे हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो वो पढ़ते हुए लगता है कैसे ठग हैं ये लोग। लेकिन जब मैं थोड़ी देर सोच के, मैं आपको कह रहा था कि मैं किताब को पढ़ता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद मैं दोबारा उसके बारे में सोचता हूँ। तो एक हफ्ते बाद जब मैं उसको दोबारा सोच रहा था, तो मुझे लगा कि उसका ठगना मुझे उस वक्त पढ़ते हुए बुरा लग रहा था, लेकिन उसके जीवन में मौका और क्या है। अगर उसको अपना घर चलाना है, सीज़न यही है, सीज़न में आएंगे टूरिस्ट, जो देके जाएंगे उससे वो अपना पूरा साल चल जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अब हम मतलब कैसे देखें इसको कि वो जंगल के लोग, अगर वो देवदार की लकड़ी नहीं बेचता है, वो भोजपत्र नहीं बेचता है, या इन चीज़ों को नहीं बेचता है, तो वो जी भी नहीं पाएगा। बेचता है तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जी हाँ। तो ये वही जैसा मैंने पहले कहा कि अपने परंपराओं के पालन के लिए हमने एक जो है एक निचले वर्ग के कंधे पे डाल रखा है, वैसा ही है। जैसे नदी की सारी चिंता पहाड़ ही करे, जबकि नदी को सबसे कम गंदा पहाड़ ही करता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी हमने उन पर डाल रखी है। वो तो आपको साफ सुथरी नदी दे रहे हैं, नीचे आकर आप ज्यादा जो है गंद फैला रहे हैं, लेकिन उम्मीद उन्हीं से की जाती है कि वो करें। तो ये जो समाज के बदलने की चीज है ना, जैसे हमने इसमें प्रयागराज का मैंने एक जिक्र किया है कि जब कुंभ नहीं होता, तो कुंभ जब नहीं होता है तो वहां पर 2-3 दिन रहकर मैंने देखा कि कुछ निषादों के बच्चे क्या करते हैं, वो रेत को गड्ढा कर देते हैं, और फिर उसमें ऊपरी तौर पर पिलपिली थोड़ा सा एक रेत भर देते हैं, पोली सी रेत भर देते हैं। फिर कोई बड़ी गाड़ी वाला आया तो गाड़ी वाले को वो कहेंगे वहाँ पार्किंग में लगा दीजिए, 20 रुपये दे दीजिएगा। गाड़ी में जो बैठा है ना एसयूवी वाला, वो दबंग है अपने आप में। वो नदी किनारे आया तो वो पार्किंग का पैसा नहीं देगा, और उसको बिल्कुल कोने तक जाना है। ये निषाद वाले लड़के को भी पता है। उसने आपको कहा पार्किंग में लगा दीजिए, आपने मना किया, तो आपको अगला कहेगा कि ठीक है वहाँ लगा दीजिए वापस, आप नाराज काहे हो रहे हैं, ले जाइए, आगे ले जाइए।
आप आगे ले जाके वहां लगाएंगे जहां उसने गड्ढा कर रखा है। जब तक लौट के आएगा वो एसयूवी वाला, तब तक उसका एक टायर अंदर घुस चुका होगा। अब जो है मोल भाव शुरू होगा, क्योंकि अब गाड़ी निकलेगी नहीं, अब उसके लिए वो लड़कों की जरूरत है। वो जो 20 रुपए नहीं दिए, वो 800 रुपए देगा। फिर वो लड़कों ने वहीं पे फट्टे वट्टे रखे हुए लकड़ी के, वो लेकर के आएंगे, 7-8 लड़के मिल करके जो है आएंगे, वो थोड़ा सा खोदेंगे, लकड़ी लगाएंगे, दंड करके यहाँ खींचो, लगाओ, निकालो, और करके गाड़ी आपकी निकलवा देंगे। आपकी उन्होंने मदद की और आपकी इच्छा से मदद की। पहले तो उसने कहा था पार्किंग में लगा दीजिए। तो जो रेत है ना, नदी की रेत जो है, वो जीवन जीने के जज्बे भी सिखाती है, कुछ आप रास्ता निकालना सिखाती है कि आप कुछ करेंगे। नैतिक रूप से देखिए गलत है, और लेकिन वही बात है कि उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि जो निषादों के बच्चे हैं, कहीं भी अब स्वतंत्र रूप से नाव का मूवमेंट नहीं है मुख्य घाटों पर। वो उसमें ठेका व्यवस्था लागू हो गई है। अच्छा, ठेका व्यवस्था भी निषादों के नाम पर मिलती है, लेकिन निषाद को नहीं मिलती, उसके नाम पे मिलती है, लेता कोई दबंग है। तो जो व्यक्ति अपनी नाव का मालिक था, वो हो गया है उसमें किराएदार। वो जितनी बार चलाएगा उतनी बार उसको ठेकेदार को पैसा देना है। तो सिस्टम जो ऊपर से लोग बनाते हैं, सत्ता जब बनाती है, उनको लगता है कि वो बहुत सिस्टमेटिक कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई एकदम अलग होती है। तो बहुत जरूरी है कि जब हम कोई योजना बनाते हैं, तो योजना उनके साथ बैठ के बनाइए जिनके लिए बना रहे हैं। तो अन्यथा तो उनको पता भी नहीं होता कि चीजें कैसे हैं, तो फिर इसी तरह से रास्ता निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, इसको आप और हम जब बात कर रहे हैं, तो करते करते मेरे मन में ये प्रश्न आया कि श्रद्धा का विषय तो रहा मेरे लिए हमेशा। मैं पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन आस्था है मेरी। मुझे नहीं पता आप धार्मिक हैं कि नहीं है। नहीं, मैं पूरी तरह धार्मिक है। अब ऐसे समय में आप तो जब धार्मिक कह रहे हैं, मैं आस्था ही सिर्फ कह रहा हूँ, तो मुझे इसको पढ़ते हुए कई बार कॉन्ट्राडिक्शन महसूस होता है कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। जब आप इस किताब को लिखते हैं, तो फिर लिखते हुए उन सच्चाइयों को जब उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पंडों का भी जिक्र होता है, अखाड़ों की बात होती है, वो सभी लोग जो इसके क्या कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब की बात होती है। और जब आप पूरी ईमानदारी से उसको दिखाते हैं, तो सबके चेहरे भी उतरते हैं। तो एक श्रद्धालु के तौर पे, एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पे, जिसके लिए गंगा जो है सिर्फ नदी नहीं मैया है, और फिर एक पत्रकार, एक तटस्थ पर्यवेक्षक के तौर पे जब आप देखते हैं, तो राइटिंग के टाइम में ये कई कॉन्ट्राडिक्शन आया कि यार मैं मतलब इस बात को कैसे कहूँ, जो कि सच है, लेकिन मेरे धार्मिक आस्था अलाउ नहीं करती मुझे। नहीं, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। और ये सवाल जब हम दर दर गंगे लिख रहे थे, तो मैंने जो है बनारस में एक गुरुजी हैं, उनसे ये पूछा था कि लिखते लिखते मन में ये ख्याल आता है बहुत बार। मैं आपको बताऊं कि जी, जब हम कोलकाता की तरफ थे, तो हमने कई नाविकों से कहा कि भटियाली कुछ सुना दीजिए गाकर, कुछ नदी का कोई सुना दीजिए। तो उन्होंने कुछ आर.डी. बर्मन के गाने गा दिए, कुछ फिल्मी गाने गा दिए, और मुझे कोई भटियाली गाने वाला ही नहीं मिला। और मुझे इतना तकलीफ हुई, मैंने उसको किताब में जिक्र ही नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि बताऊं कि कोई नहीं है सर। मैंने बहुत बाद में अपने साथी को कहा कि मैंने ये जानबूझ के नहीं बताया, कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो है वो गा सके। और मुझे लगा कि कैसे लिखें इस बात को, तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो जिन गुरुजी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि आप धार्मिक है, पर ये तो समझिए कि आपका धर्म क्या है। आपका धर्म है कि जो आप देख रहे हैं वो सच बता दीजिए जी। गंगा के प्रति ईमानदारी यदि आपकी बनी हुई है, तो वही आपका धर्म है। तो हम उसी का पालन कर रहे हैं। तो आस्था पूरी है, धर्म के प्रति आस्था पूरी है, लेकिन यदि मैं अपने धर्म को ही अपने चश्मे से नहीं देखूं या सच ना बोलूं उसके बारे में, उसको छुपा के रखूं, तो कहीं ना कहीं तो मैं धर्म का नुकसान ही कर रहा हूं। तो हम अपने नज़र में मैं आस्तिक हूँ, पर हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि जो है ये आस्था पर उंगली उठा रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। किताब का एक चैप्टर है पहला नदी आंदोलन, और मदन मोहन मालवीय जी के जब उन्होंने आंदोलन किया था गंगा को बचाने के लिए, अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया था, तो उनके दबाव की वजह से एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें दो बातें थी। पहला, गंगा की अविरल अविच्छिन्न धारा कभी नहीं रोकी जाएगी। दूसरा, गंगा की धारा के विपरीत कोई भी कदम हिंदू समाज से पूर्व परामर्श के बिना नहीं उठाया जाएगा। अंग्रेजों के समय में मदन मोहन मालवीय जी के दबाव में ये हुआ। आगे अभय जी इसमें लिखते हैं कि इतिहास गवाह है, जब तक अंग्रेज भारत में रहे, उन्होंने समझौते का पूरा पालन किया और गंगा की धारा को कभी नहीं
छेड़ा। गंगा के साथ छेड़छाड़ आज़ाद भारत में शुरू हुई। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है, कल मैं इसको फेसबुक पे इसको अंडरलाइन करके मैंने शेयर भी किया था इस लाइन को, और साथ ही साथ कई जगह पे दिखता है कि संसाधन के तौर पे भी अंग्रेजों ने ही गंगा को देखा। तो अंग्रेजों ने कई जगह संसाधन के तौर पे देखा है इसको, और एक तरफ ये भी हुआ है कि हमारे दबाव में उन्होंने छेड़छाड़ को बंद भी किया। तो अगर गंगा को देखें आज की दृष्टि से, क्या अंग्रेजों का होना शुभ था गंगा के लिए, अशुभ था? इस लिहाज से देखें तो देखिए, जितनी मेरी समझ है इतिहास को लेकर जी, अंग्रेजों ने हमारे धार्मिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप कम से कम किया, और बाल गंगाधर तिलक का शुरू किया हुआ गणेश उत्सव एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक धार्मिक आंदोलन था जो सफल रहा और आज तक चल रहा है। और इस तरह की कोशिशों में उनका इंटरफेरेंस कम रहा। 1916 का जो ऐतिहासिक समझौता था, इसमें जो दो बातें थी निश्चित रूप से, उस समझौते के बाद से ये चीज छुपी हुई नहीं है कि जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने इस समझौते का पालन किया, उन्होंने इसको टच नहीं किया। जो नई आपूर्ति धारा बनी और पुरानी आपूर्ति धारा में जो पानी वो रखना था, उस आपूर्ति धारा का पंडित, आपको समझने की, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने एक तरह से नहर की लड़ाई लड़ी थी जो पुरानी आपूर्ति धारा थी। और वो जो है नहर अपने आप में एक भागीरथ प्रयास वाली नहर है, तो वो बहुत बड़ी चीज है उस तरह से। और यदि नदी के लिहाज से देखिए तो निश्चित रूप से जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने गंगा को टच भी नहीं किया। उसके बाद कोई डैम नहीं बनाया, कोई नहर उस तरह से नहीं निकाली, और उस समझौते पे साफ लिखा था कि यदि गंगा की धारा में कुछ भी काम करना है तो वो हिंदू समाज से पूछेंगे। पर समस्या क्या हुई कि 47 के बाद तो हिंदू समाज की ही सरकार आ गई, समाज की ही सरकार आ गई भारत में, तो फिर उसके बाद उसको जरूरत नहीं हुई पूछने की। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया कि जो डैम है ये आधुनिक मंदिर हैं, तो बस आधुनिक मंदिर बनाने की होड़ मच गई है तो अभी तक मची हुई है। इसी तरह के एक बड़ी प्यारे से लाइन है, बड़े चुटीले अंदाज में लिखी गई है, ये विकास बिग बॉस की तरह है, हर जगह हावी रहता है, बस नजर नहीं आता। तो आपने डैम की ही बात की, इसी तरह का एक इसमें जिक्र है, लोहारी नागपाला में एनटीपीसी ने 600 मेगावाट बिजली बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखे जाते ही पास हो गया, पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल गई, सब कुछ फटाफट हो गया। साथ ही रूपेश पंत जैसे विकास के दुश्मनों का मामूली विरोध भी शुरू हुआ। अखबार में छपा तो बात फैली, दिल्ली तक पहुंची। अब बांध के विरोध में कई लोग सामने आ गए। कुछ पर्यावरण प्रेमी जो हर योजना का विरोध करते हैं, कुछ कॉरपोरेट भी विरोध को हवा दे रहे थे क्योंकि उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ साधु संत भी विरोध में थे ताकि दिल्ली उन्हें बातचीत में शामिल करे और वे कुछ जमीन अलॉट करवा सकें। कुछ गंगा आधारित एनजीओ सक्रिय थे ताकि उन्हें पहचान मिल सके, और कुछ सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे थे। विरोध और काम दोनों अपनी गति से चल रहे थे। मेरा जो अनुभव है अभी तक का जीवन का, विरोध मैंने बहुत सारी चीज़ों के देखे, लेकिन विरोध पे मैंने रुकते हुए, अगर 100 विरोध हुए हैं तो 1 या 2 प्रोजेक्ट को रुकते देखा है, बाकी 98 प्रोजेक्ट जो हैं वो हो जाते हैं। यहाँ भी प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं इस तरह के। विकास की राजनीति तो हम सब जानते हैं। आपने जब विरोध की बात इसमें की तो फिर अब मेरे मन में एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्योंकि कई लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। क्या वर्तमान स्थिति को, जो बिगड़ी स्थिति है, उसमें विरोध की राजनीति का भी बड़ा योगदान है? अब गंगा के संदर्भ में देखिए तो एक तरह से बस सभी ने अपनी कुछ एक दुकान सजा रखी है, जमा रखी है, वो उसके हिसाब से बातचीत होती है, और वो डेडिकेशन नहीं है। जीडी अग्रवाल जी ने अपने मौत से कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि हमारे चारों तरफ कॉम्पिटेंट लोग हैं पर उनके अंदर कमिटमेंट नहीं है, वो चीज़ें अपनी सुविधा से चलती हैं। तो ये लोहारी नागपाल वाले में के कहानी में ही आप आगे पढ़ेंगे, मुझसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि एक ऐसे भारतीय नेता का नाम बताइए जिसने गंगा के लिए वास्तव में कुछ किया है। तो मैं प्रणब मुखर्जी का नाम लेता हूँ जी। और प्रणब मुखर्जी वो नेता थे जिन्होंने लोहारी नागपाला योजना को सिर्फ 2 मिनट में रद्द कर दिया था, और एनटीपीसी ने उस मीटिंग में एक तरह से बहस में ये पॉइंट रखा था कि जब 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि
इस देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको हमने माफ़ किया, आप उसको जो है गंगा नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। तो ये इस लेवल का डेडिकेशन कहीं भी नहीं रह गया है। एक बातचीत है, एक अपना स्थान तलाशने की ज़रूरत है जी। और एक्चुअली पर्यावरणीय नज़र जो है, हम जब भी कोई डैम बनाते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो हम उसका C2C नहीं समझ पाते। जैसे हम कहीं कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कॉस्ट टू कंपनी एक निकलती है, और जब कोई बड़ी योजना बनती है तो उसका हम कॉस्ट टू कंट्री नहीं निकालते कि इसकी कीमत वास्तव में क्या होगी, क्योंकि गंगा में बह रही ऑक्सीजन की कीमत नहीं है, गंगा में बह रहे बैक्टीरियोफेज की कीमत नहीं है, उसमें जो फिशरीज है उसकी कीमत नहीं है, उसके पानी की क्वालिटी की कीमत नहीं है, सिर्फ बिजली की कीमत है। तो सिर्फ वही कैलकुलेट हो पाती है, तो हम कॉस्ट टू कंट्री नहीं समझ पाते उसका। बिल्कुल। प्रणब मुखर्जी जी का जिक्र इसमें है, साथ ही ये भी आपको देखने को मिलता है कि बीच में ऊर्जा मंत्री थे सुशील शिंदे जी, जिसका जिक्र उन्होंने किया है, कैसे उन्होंने राजनीति करके अग्रवाल जी के अनशन को तुड़वाया। तो बहुत सारे किस्से इसके अंदर हैं। अच्छा, गंगा जो है, अब हर जगह गंगा का नाम प्रोजेक्ट में आ रहा है, गंगा को राजनीतिक रूप से भी पूरा यूज किया जा रहा है, ब्रांड बनाया जा रहा है गंगा को। तो ऐसे में गंगा जो है वो वाकई सफाई के लिए या गंगा को संरक्षण के लिए जो चीज़ें हो रही हैं वो होती दिख रही हैं, या ये प्रोजेक्ट ही बन रहा है? एक मैं इसमें और जिक्र करूंगा, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था तब हमने एक बुक की थी विक्टर मेरे की, रिवर ऑफ लाइफ रिवर ऑफ डेथ। उन्होंने भी जिक्र किया था और टेम्स नदी के साथ उसको उन्होंने कंपेयर किया था कि उसकी सफाई और उसके संरक्षण के लिए चीज़ें हुई, उससे कंपैरिजन किया था। तो किताब तो बहुत साल हो गए मुझे पढ़े हुए, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद हैं जहाँ उन्होंने तारीफ़ की थी कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रूशियल एंगल भी थे जो लगता था कि जानबूझ के छोड़ दिया गया है या उसको करने में मेहनत ज़्यादा है। तो ये उनके विचार थे। तो मैं आपके अनुभव के हिसाब से, चूँकि एक विदेशी पत्रकार के अनुभव थे वो, मैं आपके विचारों से इसको जानना मैं इसका जवाब 3 तरह से देना चाहता हूँ। जी। एक तो सबसे पहले विक्टर वेलेट जी ने जो किताब लिखी रिवर ऑफ लाइफ एंड रिवर ऑफ डेथ, बहुत खूबसूरत किताब है, और उसमें जो टेम्स के साथ तुलना किया उन्होंने, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गंगा और यमुना जैसी नदियों की तुलना दुनिया की किसी नदी से हो नहीं सकती। टेम्स की लंबाई गंगा की तुलना में वो एक तरह से 1/3 से भी बहुत कम है, वो कुछ 600 समथिंग है, और ये गंगा हमारी एक तरह से 2521 किलोमीटर की नदी है। अब नदियों पे जो दबाव है धर्म का, नदियों पे दबाव है आस्था का, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और जितने लोग टेम्स का एक दिन में दर्शन नहीं करते होंगे, उतने लोग यहाँ सुबह सुबह डुबकी लगा लेते हैं। और ऐसी सिंचाई का, तो नदियों पे दबाव बहुत ज़्यादा है, लगातार है पानी का दबाव। अब राजनीति हो रही है या कुछ काम भी हो रहा है, उसका जवाब मैं 2 तरह से आपको बताऊं। कि दूसरा ये है कि गंगा के किनारे, जैसे नमामि गंगे एक बड़ी योजना है, गंगा किनारे घाट बनाना, गंगा किनारे घाट की सफाई करना या गंगा किनारे मंदिर बना देना, ये बड़े काम है, लेकिन ये काम हमारे लिए, समाज के लिए, इससे गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा को आप कितना भी उसके किनारे कुछ बना दीजिए, वो उससे गंगा का लेना देना नहीं है। गंगा को एकमात्र चीज चाहिए, उसको चाहिए अपने हिस्से का पानी, जो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो समाज को ये समझने की जरूरत है कि पानी की तरह पैसा बहाकर भी पानी बनाया नहीं जा सकता, उसे तो सिर्फ बचाया जा सकता है। तो राजनीतिक तौर पर ये जो है लगातार हो रहा है। और दूसरा, गंगा पर जो एक तरह से काम है, जो आपने कहा कि ब्रांड बनाने की कोशिश हो रही है, अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। 2010-12 में गंगा आंदोलन तेजी से बढ़ा, 14 में एक नई सरकार आई, उन्होंने एक गंगा का अलग से मंत्रालय बना दिया। उनको लगा कि गंगा की ब्रांड वैल्यू है बहुत ज़्यादा, वो है। अगले ही 4-5 साल के भीतर सरकार को समझ में आ गया कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, और उन्होंने उस मंत्रालय को बंद कर दिया और एक जल शक्ति मंत्रालय में उसको समाहित कर दिया। क्योंकि अलग मंत्रालय चला पाना और जवाब दे पाना, उमा भारती पहली गंगा मंत्री थी और उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो हर बार तारीख ही दे पाती थी बस गंगा सफाई को लेकर, तो वो संभव नहीं है।
गंगा सफाई की तारीख दे पाना संभव नहीं है। आपकी सिर्फ कोशिशें बता सकती हैं कि आप नदी पर काम कर रहे हैं या नदी के हिस्से का पानी दे रहे हैं। इसलिए जब आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि गंगा के लिए उसकी अविरलता और निर्मलता दो मुद्दे थे। सरकारों ने बहुत धीरे से निर्मलता को हटा दिया और अविरलता को हटा दिया, कहा कि हम गंगा को निर्मल बनाएंगे। अविरलता को इसलिए हटा दिया क्योंकि अविरलता संभव नहीं है। आपने जिस नहर में पानी डाल दिया किसान के लिए, अब आप यूपी के हरित बेल्ट से जाकर जाट लैंड से आप उस नहर से पानी वापस नहीं ले सकते। आपने नहर में दे दिया, वो पानी अब उनका है। अब उसके लिए बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा चाहिए कि आप उस नहर से पानी वापस लेके गंगा को दे दें। अब वो पानी गंगा का नहीं है, तो अविरलता उनके लिए संभव नहीं है, तो निर्मलता की बात करने लगे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि निर्मलता की पूर्व शर्त है अविरलता। यदि अविरलता नहीं होगी तो निर्मलता हो ही नहीं सकती। और इस वजह से जो ब्रांड वैल्यू के तौर पे जो बहुत बड़े वादे जो 10-15 साल पहले आपने सुने होंगे, वो अब सुनने को नहीं मिलते हैं। अब किसी चीज का हिस्सा बन गया, धीरे से उस पर काम कर रहे हैं। सरकारें काम करती हैं, सारी सरकारें काम करती हैं। यहाँ दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर भी सभी सरकारें काम करती हैं। ये हमारे चश्मे पे निर्भर करता है कि हम किस सरकार की कोशिश देखना चाहते हैं और किसकी नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोगों को अभी 2 महीने से यमुना में सफाई दिखने लगी है, उसके पहले नहीं दिखती थी। तो लेकिन हम 5 साल बाद भी ये चर्चा करेंगे कि यमुना साफ क्यों नहीं हुई, क्योंकि सफाई मुद्दा नहीं है, पानी मुद्दा है। नदियों को उनके हिस्से का पानी देना है। तो ये माना जाए कि हमारे पानी में जो है सिस्टम से ज्यादा राजनीति बह रही है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से ये कहा जा सकता है। अच्छा, विहंगम का पाठक आपके हिसाब से कौन है? वो जो गंगा को जानता है, जो गंगा से जुड़ा है, या वो जो गंगा से कटा हुआ है? विहंगम का पाठक मुझे लगता है कि जिसको मतलब आपने एक लेखक के तौर पर सोचा हो कि हाँ मैं इसके लिए इसको लिखना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने अपने घर के बच्चों को ध्यान में रखकर ही लिखा है, जो टीनेज हैं या कॉलेज में पहुँच रहे हैं और नदी को उतना ही जानते हैं कि नल से पानी आता है और दूध मदर डेयरी से आता है। जो ये कौम है, ये समझे कि चीज़ें हैं कैसे। पर मुख्य तौर पे इस किताब को लिखने का जो उद्देश्य रहा वो ये रहा कि हिंदी बेल्ट में, खासतौर में गंगा किनारे के, जैसे इलाहाबाद है, बनारस है, कानपुर है, दिल्ली है, यहाँ के लोग सामाजिक अध्ययन बहुत करते हैं, राजनीति तौर पे समझना चाहते हैं। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा जिक्र है एक हिस्से पे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में ही मुस्लिम कम्युनिटी क्यों है, उस जगह पर ही क्यों है। हमने उस रेफरेंस को उठाकर आबू पर्वत से और कैसे कैसे उसको जोड़ के समझाने की कोशिश की है कि क्या हुआ होगा, कैसे कैसे मूवमेंट हुआ होगा। तो जो लोग भी गंगा की ज्योग्राफी के सांस्कृतिक इतिहास को समझना चाहते हैं, मुझे लगता है किताब सिर्फ उनके लिए है। किताब में बहुत सारी बातें हैं, बहुत बातें कर सकते। एक किस्सा मुझे इसमें बड़ा मार्मिक किस्सा था मंगला का और सोंदू का। विकास की कीमत उन्होंने चुकाई। एक समय में कमाते थे और एक समय में उनका किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, किस तरह से मंगला जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। ये सारी चीज़ें उस विकास की कीमत है, उस नदी के किनारे के विकास की कीमत है। सारी बातें आज इस वीडियो में बताना संभव नहीं, लेकिन जब आप इन कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं तो कई बार आत्मग्लानि होनी शुरू होती है कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी नदी को हमारे छोटे से लालच के कारण किस तरीके से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। हर विकास की कीमत होती है। जो अभय जी ने कहा कि CTC हम नहीं देखते, कॉस्ट टू कंट्री क्या है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कॉस्ट टू कंट्री आपको नजर आएगी, क्योंकि उस विकास की कीमत सिर्फ वो क्षेत्र नहीं चुका रहा, पूरा देश चुका रहा है। तो गंगा के किनारे समाज कैसे बदल रहा है, अखाड़ों की राजनीति, विरोध की राजनीति, रीति रिवाज जो हमारे बदलाव होते जा रहे हैं नदी को, इन सब चीज़ों को अगर आपको देखना है, समझना है, तो ये किताब जो है ये आपके लिए है। किताब का नाम है विहंगम, राइटर है अभय मिश्र। पेंगुइन स्वदेश से किताब आई है, 399 रुपये इसकी कीमत है और हर उस जगह पर जहाँ किताब मिलती है वहाँ ये किताब उपलब्ध है। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला और एक अच्छी लंबी बातचीत हुई। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे दर्शकों को कई सारी नई बातें जानने को मिलेंगी आज इस बातचीत के माध्यम से। आपका बहुत धन्यवाद इस शानदार मंच पे मौका देने के लिए। सर
अगर ये बातचीत पसंद आए तो खुद तक नहीं रखना है, इसको शेयर करना है, व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।